बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 4, जिसका क्या नाम है बच्चों? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। बच्चों हमने इसके 6 भाग पूरे कर लिए थे और पिछले भाग में हमने कौन सी प्रश्नावली की थी? प्रश्नावली 4.4। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूँ आपने सभी भाग देखे होंगे और प्रश्नावली 4.4 तक सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 7 प्रश्नावली 4.5 के प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और ध्यान से समझना है। बच्चों देखो, प्रश्नावली समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज के बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी इकट्ठी करनी होगी। तो बच्चों देखो, 4 भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। बहुभुज क्या होता है कि रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति बहुभुज होती है। अब अगर उसमें 4 रेखाखंड हो यानी 4 भुजाएं हो तो 4 भुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज कहलाएगा। देखो बच्चों, एक चित्र दिया हुआ है ABCD, इसके क्या नाम है? ABCD और 4 रेखाएं दिख रही है। तो इसमें कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजाएं। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। कोण कितने होते हैं? 4 कोण होते हैं। देखो बच्चों, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष होते हैं। ये जो बिंदु है ना, ये चारों क्या है? चतुर्भुज के 4 शीर्ष। तो बच्चों चतुर्भुज समझ में आया, जिसमें 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इस चतुर्भुज दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमें नाम लिखना है। जैसे 4 भुजाएं कौन सी है, तो A से लेकर B तक की जो भुजाएं है, इसको क्या नाम देगा बच्चों? भुजा AB या रेखाखंड AB। इसको लिखेंगे ऐसे, AB रेखा, BC, CD और DA, ये चारों इस चतुर्भुज की भुजाएं हो गई। अब बच्चों 4 कोण कौन कौन से हैं? एक तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। तो इनको नाम लिखेंगे कि कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। 4 कोण हो गए और चारों शीर्ष कौन से हो जाएंगे? शीर्ष A, B, C और D। ये चारों चतुर्भुज के 4 शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आए? चारों भुजाएं, चारों कोण और चारों शीर्षों के नाम क्या हैं? इस चित्र को देखकर हम बता सकते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखो, अब इस चतुर्भुज ABCD में क्या क्या होते हैं। अब इसके थोड़े बहुत गुण सीखेंगे कि चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं। तो बच्चों देखो, ये चतुर्भुज में AB और DC सम्मुख भुजाएं हैं। इन बातों को बच्चों समझ के नोट करके रखना है कि सम्मुख भुजाएं, आसन्न भुजाएं, सम्मुख कोण और आसन्न कोण कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों देखो, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी आमने सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती है? सम्मुख भुजाएं। तो बच्चों AB भुजा, AB भुजा कौन सी है? ये भुजा कौन सी है? AB भुजा। तो AB के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? इसकी जो विपरीत भुजा है ना, ये वाली, ये हो जाएगी इसकी सम्मुख भुजा। तो AB भुजा के सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? CD भुजा। तो AB के सामने DC या CD दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई? सम्मुख भुजाएं हो गई। ऐसे बच्चों देखो, अन्य सम्मुख भुजाएं कौन सी होगी? जैसे AD है, तो AD के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। तो AD के सम्मुख भुजा हो जाएगी BC भुजा। तो बच्चों 2 युग्म प्राप्त हो गए हमें। एक तो ABCD, AB और CD सम्मुख भुजाएं हैं, ऐसे ही AD और BC भी सम्मुख भुजाएं हैं। तो बच्चों सम्मुख भुजाएं समझ में आई, AD और BC भी सम्मुख भुजाएं। अब कोण देखो, कोण A और कोण C चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण है। कोण A और कोण C, देखो कोण A कहाँ पर है? ये वाला कोण A और ये कोण C, यानी आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं चतुर्भुज में? सम्मुख कोण। A के सम्मुख कौन सा है? C कोण। ऐसे D के सम्मुख कौन सा है? B वाला कोण। तो A और C और D और B क्या है? सम्मुख कोण है। A और C और D और B दोनों क्या है? सम्मुख कोण है। ऐसे बच्चों आसन्न कोण भी होते हैं। क्या बच्चों? आसन्न कोण। अब आसन्न कोण कौन से होंगे? देखो बच्चों, जैसे A के पास में कौन कौन से हैं? A के पास में एक तो D है और एक B है। तो A के पास वाले कोण यानी जिस रेखाखंड के दोनों कोण होते हैं, जैसे AB रेखाखंड पे दोनों कोण कौन से हैं? A और B। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे कोण A व कोण B, ये दोनों आसन्न है। ऐसे ही कोण A व कोण D भी आसन्न है। तो बच्चों ऐसे और भी युग्म निकाल सकते हैं अपन, जैसे C और D, C और B, D और A, ऐसे ये सभी आसन्न कोण है। यानी आमने सामने के कोण तो सम्मुख कोण
और पास वाले कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। अब देखो हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.5। बच्चों देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इनके नाम लिखिए। पहले तो एक चतुर्भुज बनाना है PQRS, फिर इसके विकर्ण बनाने हैं और इन विकर्णों के नाम भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, और फिर बताना है कि उन विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वह अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में है। तो बच्चों सबसे पहले एक रफ आकृति बनाएंगे चतुर्भुज की। ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है, इसको नाम देंगे P Q R और S। PQRS एक चतुर्भुज हो गया। अब हमें क्या बनाने हैं, इसके विकर्ण बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो विकर्ण क्या होते हैं, आमने सामने यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण कहलाती है। तो इस बिंदु से R पर एक लाइन खींचेंगे, ये एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो बच्चों सबसे पहले नाम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज PQRS के विकर्ण। तो विकर्ण कौन कौन से हैं बच्चों, तो विकर्ण है एक तो है PR विकर्ण, तो हम लिखेंगे PR और QS। ये दोनों क्या हो गए, चतुर्भुज PQRS के विकर्ण हो गए, इनके नाम लिख दिए हमने। अब क्या पूछ रहे हैं, क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में है। तो बच्चों इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा, इसको नाम दे देंगे हम O। तो चतुर्भुज के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में है, तो इस चतुर्भुज के अंदर ही तो स्थित है। देखो बच्चों चतुर्भुज के अंदर है तो हम कहेंगे अभ्यंतर में स्थित है। अगर ये बाहर होता तो हम कहते बहिर्भाग में होता है, लेकिन चतुर्भुज में विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु अभ्यंतर में ही स्थित होता है। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज PQRS के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, अभ्यंतर में स्थित है। यही तो पूछा था कि अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में है, तो हमें पता चल गया कि चतुर्भुजों के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु अभ्यंतर में स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। पहला क्वेश्चन हमने पहले एक चतुर्भुज बनाया, फिर इसके दो विकर्ण बनाए, दोनों विकर्णों के नाम लिख दिए PR और QS। फिर क्या किया, चतुर्भुज के प्रतिच्छेद बिंदु O को देखा, वह चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित था, तो हमने लिख दिया कि चतुर्भुज PQRS के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया पहला क्वेश्चन सभी के। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए और बताइए। पहले तो एक चतुर्भुज बनाना है KLMN। देखो बच्चों एक चतुर्भुज बना लिया अपन ने KLMN। इसके शीर्ष क्या है, K L M और N, ये चार शीर्ष हो गए। अब हमें क्या पूछा है कि सम्मुख भुजाओं के दो युग्म लिखिए। सम्मुख भुजाओं के दो युग्म लिखने हैं। अभी हमने सीखा था कि सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है, आमने सामने वाली भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती है। तो बच्चों देखो KL भुजा है, तो हम लिखेंगे सम्मुख भुजा के युग्म। सबसे पहले का हल निकाल रहे हैं, तो सम्मुख भुजा के युग्म कौन कौन से बच्चों देखो देख के बताओ। जैसे KL है, KL के सम्मुख कौन सी है, KL के सामने वाली भुजा है NM, तो हम लिखेंगे कि KL भुजा, KL तथा NM ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजा के युग्म हो गए। ऐसे ही एक युग्म, दो युग्म पूछा है ना, तो एक युग्म तो ये हो गया, एक युग्म और बताएंगे। तो जैसे ML, ML के सम्मुख कौन सी होगी, NK, तो ML और NK, तो हम लिखेंगे ML तथा NK, ये दोनों भी सम्मुख भुजा के युग्म है। ठीक है बच्चों, समझ में आए सभी के। दो युग्म बता दिए हमने सम्मुख भुजा के। अब क्या पूछा है, सम्मुख कोणों के दो युग्म पूछे हैं।
बच्चों सम्मुख भुजा समझ में आई सभी के। अब बताएंगे सम्मुख कोणों के युग्म। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 नंबर लगा के, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, जैसे कोण के है, कोण के सम्मुख कोण कौन सा है, यानी सामने वाला विपरीत दिशा में जो कोण है ना, तो के सम्मुख कोण है कोण एम। तो हम लिखेंगे कोण के तथा कोण एम। ये तो एक हो गया। ऐसे ही एक युग्म और बताना है, तो बच्चों देखो कोण एल तथा कोण एन। तो हम लिखेंगे कोण एल तथा कोण एन, ये दोनों भी सम्मुख कोण है। तो बच्चों हमने 2 युग्म बता दिए सम्मुख कोणों के भी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। देखो सम्मुख भुजा के 2 युग्म पूछे थे, तो के एल एन एम, एक तो ये हो गया, एक एम एल तथा एन के, दूसरा ये हो गया। तो 2 सम्मुख भुजा के युग्म आ गए। और सम्मुख कोणों के युग्म पूछे थे, तो कोण के और कोण एम और कोण एल और कोण एन, ये सम्मुख कोणों के युग्म हो गए। बच्चों समझ में आया पहला दूसरा सभी को। अब इसका तीसरा देखो, आसन्न भुजाओं के 2 युग्म। के एल एम एन में एक आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हम चित्र बना लेंगे, के एल एम एन। ठीक है बच्चों, ये चित्र है हमारा। अब आसन्न भुजाओं के 2 युग्म। आसन्न भुजाएं कौन सी होती है? वे भुजाएं जो पास में हो या जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष या जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो वो आसन्न भुजाएं होती है। जैसे बच्चों देखो के एल और एम एल, ये दोनों क्या है, इनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ आ रहा है ना, एल बिंदु, तो ये दोनों भुजाएं आसन्न भुजाएं हो जाएगी। तो हम लिखेंगे आसन्न भुजा के युग्म। तो यहाँ लिखेंगे 3 नंबर, आसन्न भुजा के युग्म। आसन्न भुजा के युग्म। तो पहला युग्म कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा के एल और एल एम, के एल भुजा और एल एम भुजा। तो हम लिखेंगे के एल तथा एल एम। दूसरा कौन सा होगा बच्चों? दूसरा हो जाएगा एम एन और एन के, एम एन तथा एन के। ये हो गया, इसको ए नाम देंगे, इसको बी देंगे। तो 2 युग्म हो गए आसन्न भुजाओं के। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आसन और भी युग्म हो सकते हैं। देखिए के एल और के एन, के एल और के एन, ये दोनों भी आसन्न भुजाओं के युग्म हैं। बच्चों देखो आगे देखो, चौथा आसन्न कोणों के 2 युग्म। अब 4 नंबर में क्या पूछा है? आसन्न कोण के युग्म। देखो बच्चों, आसन्न कोण क्या होते हैं? वे कोण जो पास में स्थित होते हैं। जैसे के पास में कौन कौन से कोण स्थित है? एक तो एल कोण और एक एन कोण। तो के एल और एन दोनों ही आसन्न कोण हैं। बच्चों सम्मुख कोण तो सामने वाला कोण होता है, जबकि आसन्न कोण पास वाले कोण होते हैं। तो आसन्न कोण के देखो कोण के तथा कोण एल, एक युग्म तो हो गया कोण के तथा कोण एल। ऐसे दूसरा हम बता सकते हैं कोण एन और कोण एम। तो कोण एन तथा कोण एम, ये 2 युग्म आ गए आसन्न कोणों के युग्म। बच्चों आसन्न भुजा के युग्म, तो के एल एल एम एम एन तथा एन के, ये आसन्न भुजाओं के युग्म आ गए। और आसन्न कोणों के युग्म पूछे थे, तो हमने बताया के और एल, एन और एम, ये आसन्न कोण के युग्म है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन सभी के, आसन्न भुजाएं, आसन्न कोण, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण, ये सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? आगे देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है कि खोज कीजिए। हमें खोज करके देखना है कि पट्टियां और उन्हें बांधने की वस्तुएं लेकर एक त्रिभुज बनाइए और एक चतुर्भुज बनाइए। हमें कुछ पट्टियां लेनी है, उनसे एक तो त्रिभुज बनाना है और एक चतुर्भुज बनाना है। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयास कीजिए। यही कार्य चतुर्भुज के लिए भी कीजिए। क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया? क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आएगा? क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन हुआ? क्या त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है? क्या कारण है कि विद्युत टावरों यानी इलेक्ट्रिक टावर जैसी संरचनाओं में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुजीय आकारों का नहीं? बच्चों देखो, त्रिभुज और चतुर्भुज में हमने एक पट्टियों की सहायता से त्रिभुज बनाया और एक चतुर्भुज बनाया। देखो ये तो है चतुर्भुज और ये क्या है? त्रिभुज है। अब हमने इसके ऊपर इधर दबाव बनाया
और इसके ऊपर यहाँ दबाव बनाया। तो बच्चों हम दबाव बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि त्रिभुज की आकृति में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिभुज की आकृति तो पहले जैसे ही रहेगी, लेकिन अगर चतुर्भुज की आकृति को दबाएंगे तो ये आकृति थोड़ी दब जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ये अंदर की तरफ दब जाएगी। इसका मतलब क्या है कि चतुर्भुज की आकृति दृढ़ नहीं है, जबकि त्रिभुज की आकृति दृढ़ होती है। दृढ़ यानी कठोर, मजबूत होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत टावरों जैसी संरचना में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है, जबकि चतुर्भुज के आकार का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ लिख देता हूँ, देखो बच्चों सबको दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुजीय आकार चतुर्भुज की तुलना में अधिक दृढ़ होता है। अधिक दृढ़, दृढ़ यानी मजबूत या कठोर होता है। अतः विद्युत टावरों में त्रिभुजीय आकार या त्रिभुजीय संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। अतः विद्युत टावरों में त्रिभुजीय आकारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? त्रिभुजीय आकारों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि त्रिभुज का आकार अधिक दृढ़ व मजबूत होता है। किसकी तुलना में? चतुर्भुज की तुलना में। अभी देखो हमने यहाँ पे देखा, अगर त्रिभुज की संरचना के शीर्ष पर दबाव बनाएंगे तो त्रिभुज की संरचना में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर चतुर्भुज की संरचना के शीर्ष पर दबाव बनाएंगे तो वह दब जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो शीर्ष है ना, जो दो कोने हैं उनको फैलने के लिए जगह मिल जाती है, इसलिए चतुर्भुज की संरचना तो दब जाएगी, लेकिन त्रिभुज की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज की संरचना चतुर्भुज की संरचना से अधिक दृढ़ है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि विद्युत टावरों में त्रिभुजीय आकारों का उपयोग किया जाता है, जबकि चतुर्भुजीय आकारों का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ये प्रश्नावली 4.5 का तीसरा क्वेश्चन सबके समझ में आ गया? तो बच्चों ऐसे हमने प्रश्नावली 4.5 पूरी कर ली है, और बच्चों आशा करता हूँ आपके सभी के अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों अब अगले पार्ट में हम करेंगे वृत्त की अवधारणा को पढ़ेंगे कि वृत्त क्या होता है, और प्रश्नावली 4.6 का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।